हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इस खंड में दिए गए प्रत्येक प्रश्न में वक्तव्य एक दृढ़ कथन तथा वक्तव्य दो कारण दिए हैं। प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प ए बी सी व डी है, जिनके लिए केवल एक ठीक है। वक्तव्य एक, सदिश सी हमें यहाँ दिया है और सदिश ए और बी के बीच के कोण का समद्विभाजक के संगत है। ये हमें वक्तव्य एक में कहा गया है। वक्तव्य दो में कहा गया है कि सी सदिश जो है ए तथा बी से समान कोण पर झुका है। ये हमें उसका कारण दिया गया है और इसके संगत हमें विकल्प ए, बी, सी और डी, ये चार विकल्प दिए गए हैं। इनमें से हमें सही विकल्प का पता लगाना है। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पे चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्रों को भी लिखेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें कोण का समद्विभाजक के संगत की बात है। इससे तात्पर्य हमारा ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, कोण ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। तो यदि दो सदिश हमें दिए जाते हैं और उसके मध्य का कोण यदि थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर होता है ए सदिश डॉट बी सदिश और उसके बाद उनके मध्य, सॉरी बच्चों, उनका परिमाण बटे में क्या आएगा, दोनों सदिशों का परिमाण। यह सूत्र होता है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का। अब हमें जो सदिश दिए गए हैं हम उन सदिशों को बारी बारी से लिख लेते हैं। सबसे पहला सदिश मैं लिखता हूं सी सदिश, जैसा प्रश्न में दिया गया है। सी सदिश है माइनस का 5 i कैप, माइनस का 5 i कैप, प्लस का 7 j कैप, प्लस का 7 j कैप, प्लस का 2 k कैप, प्लस का 2 k कैप। ये सदिश सी हमें दिया गया है। उसके बाद सदिश ए भी हमें दिया गया है, तो सदिश ए को भी लिख लेता हूं मैं। सदिश ए हमारे पास 1 2 2, अर्थात i कैप प्लस का 2 j कैप प्लस का 2 k कैप। ये सदिश ए हो गया। और सदिश बी दिया है माइनस का 8 i कैप, माइनस का 8 i कैप, प्लस का j कैप, प्लस का j कैप और माइनस का 4 k कैप, माइनस का 4 k कैप। ये हमें दिए गए। सबसे पहले हम इन सबके परिमाण निकाल लेते हैं क्योंकि इन सबकी आवश्यकता हमें लगेगी। तो सदिश सी का परिमाण ये होगा वर्गमूल के अंदर -5 का वर्ग होगा 25, 7 का वर्ग होगा 49 और 2 का वर्ग होगा 4। इसे हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 50 और इधर 75 और 3 78। ये होगा बच्चों 78। उसके बाद सदिश ए का परिमाण भी ज्ञात कर लेते हैं। सदिश ए का परिमाण 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 2 का वर्ग 4। ये तो 9 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल तो 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल 3 हम सीधा सीधा यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद सदिश बी का परिमाण भी हम ज्ञात कर लेते हैं। सदिश बी का परिमाण ये होगा वर्गमूल के अंदर 8 का वर्ग हो जाएगा 64, 1 का वर्ग हो जाएगा 1 और -4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो इसे भी जोड़ लो आप, तो ये 64 और 6 70 80 81 हो जाएगा। 81 का वर्गमूल तो 9 होता है बच्चों। तो ये हम निकाल लिए हमने तीनों। चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं हम इकाई, इकाई और इकाई, या मात्रक भी आप लिख सकते हो। अब हमसे जो प्रश्न में कहा गया उसके बाद समझते हैं। ये कहा गया है कि सी सदिशों ए और बी के बीच में है, अर्थात हम एक बार बी और सी के मध्य का कोण निकालेंगे और एक बार ए और सी के मध्य का कोण निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले बी और सी के मध्य का कोण निकाल लेता हूं बच्चों। तो यहां पर यदि यदि सदिश बी तथा सदिश सी के मध्य कोण के मध्य कोण थीटा 1 हो, थीटा 1 हो, तो सूत्र हमने मुख्य उदाहरण में ही लिख लिया है। तो कॉस थीटा 1 बराबर देखिए ये हो जाएगा बी सदिश डॉट सी सदिश बटा बी सदिश का परिमाण, सी सदिश का परिमाण। बी और सी का गुणा करिए आप, तो 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 40 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। उसके बाद 7 का 1 से गुणा करेंगे तो 7 हो जाएगा और 2 का 4 से गुणा करेंगे तो ये -8 होगा।
बटा बी का परिमाण हमने कितना ज्ञात किया है, 9, और सी का परिमाण है वर्गमूल 78। यहां देख लेते हैं, 7 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा हमारे पास, यहाँ तो हो जाएगा -1, तो 39 हो जाएगा। 39 को 3 के पाड़े से काट दो तो ये हो जाएगा 13, बटे में आ जाएगा 3, और वर्गमूल में होगा 78। तो यहाँ से θ1 का मान कितना आ जाएगा, θ1 का मान आ जाएगा cos इनवर्स 13, और बटे में आ जाएगा 3, वर्गमूल में कितना आ गया 78। ये आ गया हमारे पास 78। ठीक है, 78 का 8 जो है, इसको एक बार और लिख लेते हैं, ये 78 के लिए 8 था। ठीक है, ये लिख दिया मैंने 8। अब हम ए और सी के मध्य का कोण भी ज्ञात कर सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं, ए तथा सी के मध्य का कोण θ2 हो तो लिख लेते हैं हम, यदि यदि ए सदिश तथा सी सदिश के मध्य कोण θ2 हो तो cos θ2 बराबर क्या हो जाएगा, ए सदिश डॉट सी सदिश, और बटे में ए सदिश का परिमाण सी सदिश का परिमाण। गुणा कर लेते हैं ए को सी से, तो ए को सी से गुणा करेंगे तो सबसे पहले -5 आएगा, तो -5, उसके बाद फिर गुणा करेंगे 7 को 2 से तो ये 14 हो जाएगा, तो प्लस का हो गया 14। उसके बाद फिर गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये हो गया प्लस का 4, और बटे में ए का परिमाण कितना आया था, ए का परिमाण था 3, ये तो है 3, और ये था वर्गमूल 78। 14, 5 में से 4 घटा लो 13 बचेगा बच्चों ये। देखो इधर 5 में से 4 जाएंगे तो -1, 14 में से 1 गया 13, तो ये होगा 13, और यहाँ होगा 3 वर्गमूल 78। तो यहाँ से θ2 का मान ज्ञात कर सकते हो आप। θ2 का मान कितना आएगा, ये आएगा cos इनवर्स, और ये हुआ 13 बटा 3, और वर्गमूल के अंदर है 78। तो यहाँ पर कह सकते हो आपके θ1 किसके बराबर आया, θ2 है यहाँ, यहाँ θ1 बराबर θ2 है। अब हम प्रश्न को एक बार पढ़ेंगे और फिर जवाब देंगे। देखिए यहाँ पर कहा गया था कारण, जो कारण था वक्तव्य 2, उसको देखिए, सी सदिश ए और बी से समान कोण पर झुका हुआ है, तो ये बिल्कुल झुका हुआ है, सी जो है ए और बी से समान कोण पर झुका हुआ है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वक्तव्य 2 जो है वो तो सत्य है। क्या लिखेंगे हम, वक्तव्य 2, वक्तव्य वक्तव्य कैसे लिखते हैं एक बार देख लेते हैं बच्चों। वक्तव्य वक्तव्य 2 क्या है, सत्य है। तो वक्तव्य 2 तो इसका बिल्कुल सत्य निकला है। ठीक है, इसको फिर से लिख लेते हैं, वक्तव्य 2 जो है वह सत्य है। अब हम देखते हैं कि वक्तव्य 2 यदि सत्य है तो वक्तव्य ए में क्या कहा गया था कि सी जो है वो सदिशों के बीच कोण का समद्विभाजक है। तो बिल्कुल है, यदि ये दोनों कोण आपके बराबर बनेंगे तो फिर कोण का समद्विभाजक होगा। कैसे, देख लीजिए, ये अगर मान लीजिए 2 सदिश हैं और इसके समद्विभाजक में हमें कौन मिल रहा है, देखो ये सदिश मान लीजिए ए है, ये सदिश मान लीजिए बी है, और ये सदिश क्या है, सी, और ये दोनों कोण हमारे क्या है, ये कोण हमारे पास आया है बी और सी के मध्य का साइड हमने θ1 माना था, और ए और सी के मध्य का साइड θ2 माना था। दोनों कोण बराबर आए हैं ना। मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ कि हमने क्या क्या माना था। ए और सी के मध्य θ2 माना था। ठीक है, तो ए और सी के मध्य θ2 माना था, तो θ1 θ2 बराबर है यहाँ पर, इसका मतलब ये समद्विभाजक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वक्तव्य 1 भी क्या है हमारा, सत्य है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, वक्तव्य 2 सत्य है तथा वक्तव्य वक्तव्य 1 भी सत्य है। वक्तव्य 2 भी सत्य है और वक्तव्य 1 भी सत्य है। बच्चों चलते हैं विकल्पों की तरफ। तो देखिए पहले में क्या कहा गया, वक्तव्य 1 सत्य है, वक्तव्य 2 भी सत्य है, और वक्तव्य 2 वक्तव्य 1 का सही स्पष्टीकरण है। ये बात बिल्कुल सही है, हमने इसी की सहायता से इस बात को सत्य कहा है। अर्थात ये हुआ कि पहला विकल्प जो है इस प्रश्न का लिए वह सही विकल्प है। बाकी दूसरे में
सही स्पष्टीकरण नहीं है, जी नहीं, गलत होगा, और ये दोनों तो स्वतः ही गलत हो जाएंगे। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।